तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर। मैंने कल भी आपको बताया था मेटाबॉलिक पाथवेज दो 3 टाइप के हैं, ठीक है। कैटाबॉलिक पाथवेज और एनाबॉलिक पाथवेज और एक एम्फोबॉलिक पाथवेज, ठीक है। एम्फोबॉलिक तो वो थे जो उनसे तो आपस में, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक आपस में मर्ज हुए थे। अच्छा, आज हम लोग देखते हैं कैटाबॉलिक पाथवेज कौन कौन से हैं। इसमें आता है आर इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दे आर यूजुअली एक्सर्गोनिक इन नेचर, यानी कि इसमें क्या होता है कैटाबॉलिक, यानी कि आपको एटीपी प्रोवाइड की जाती हैं, एटीपी रिलीज होती हैं, ठीक है। जबकि एनाबॉलिक में क्या आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड्स, दे आर यूजुअली एंड्रोगोनिक इन नेचर। इसमें होता है कि इस प्रोसेस को लिए आपके पास एनर्जी स्टोर की जाती है, आपके मसल बिल्डिंग ब्लॉक्स में आपके प्रोटीन्स को स्टोर किया जाता है, ठीक है। ग्लूकोज को होगी, ठीक है। तो ये दो मेजर पाथवेज थे, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक पाथवे। अच्छा, अब अक्सर जब आप लोग पाथवेज पढ़ोगे, बीटा ऑक्सीडेशन है, ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोजन है, ग्लूकोनियोजेनेसिस है। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस एक एनाबॉलिक पाथवे है जिसमें ग्लूकोज स्टोर किस तरह से हो रही है, और जबकि ग्लाइकोलाइसिस का एक कैटाबॉलिक पाथवे है जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया गया इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। अच्छा क्लास, अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पॉइंट है मेटाबॉलिक पाथवे आर मोस्टली इरिवर्सिबल। जितने भी मेटाबॉलिक पाथवेज हैं वो क्या हैं, इरिवर्सिबल हैं। रिवर्स नहीं करे किए जा सकते। वो एक दफा स्टार्ट होगा तो वो फॉरवर्ड ही किसी डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट है एवरी मेटाबॉलिक पाथवे एज अ कमिटेड फर्स्ट स्टेप। ये नहीं है कि कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे कहीं से भी कोई भी स्टार्ट हो गया वो, ये इतना कम्प्लेक्स है कि काफ़ी मर्ज हैं, कहीं ना कहीं से स्टार्ट हो। लेकिन वो ये कह रहा है कि हर मेटाबॉलिक पाथवे का एक फर्स्ट स्टेप लाजमी है, कमिटेड फर्स्ट स्टेप है, जहाँ से ये स्टार्ट होता है, इनिशिएटर है कोई, ठीक है, प्रिकर्सर है कोई। अब आई थिंक तीसरा पॉइंट, ऑल मेटाबॉलिक पाथवे आर रेगुलेटेड हैं, ठीक है, मुकम्मल एक रेगुलेशन टाइप पे चलते हैं, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है मेटाबॉलिक पाथवे इन यूकैरियोटिक सेल अकर इन स्पेसिफिक सेलुलर लोकेशन। ये पॉइंट बहुत अहम है कि कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे है उसका यूकैरियोटिक सेल्स में उसका एक स्पेसिफिक लोकेशन है, उस पार्ट में वही मेटाबॉलिक पाथवे होगा। जिस तरह से आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस जो सा है आपके साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है, स्पेसिफिक लोकेशन है। इसी तरह आपका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में है, ठीक है। तो ये इस चीज़ का बड़ा एक ख्याल कीजिएगा कि हर मेटाबॉलिक पाथवे एक स्पेसिफिक सेल लोकेशन है, उसी सेल की लोकेशन में वही मेटाबॉलिक पाथवे रेगुलेट होगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन, ठीक है। Glycolysis comes from a merger of two Greek words आया है कि ग्लाइकस मीन स्वीट, लाइसिस मीन ब्रेकडाउन, और यहाँ स्प्लिटिंग करने हैं। इसका मतलब है कि स्वीट का ब्रेकडाउन है, यानी कि ग्लूकोज एक टेस्ट में ये इसका जायका जो सा वो मीठा होता है इसलिए स्वीट होता है, इसलिए इसको यही कह सकते हैं आप लोग कि स्वीट की ब्रेकडाउन। ग्लाइकोलिसिस ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज, इसको एक नाम और भी दिया गया हुआ है, इट इज आल्सो नोन एज एम्डन मेयरहोफ पैरानस पाथवे, ठीक है। ये कह लें या आप ग्लाइकोलिसिस कह लें, एक ही चीज़ है। समटाइम्स अक्सर क्वेश्चन में ये पाथवे लिखा था एम्डन मेयरहोफ पैरानस पाथवे डिफाइन करें, तो इसको आप लोगों ने वो उसमें कम्प्लेक्स और नहीं होना, तो आपको ये आइडिया हो कि इसी पाथवे का सेकंड नेम क्या है, ग्लाइकोलिसिस। अच्छा क्लास अब आते हैं इंट्रोडक्शन पे। अच्छा, ग्लाइकोलिसिस इज द सीक्वेंस ऑफ 10 एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन दैट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू पायरुवेट विद द साइमल्टेनियस प्रोडक्शन ऑन ऑफ द एटीपी। अब जो ग्लाइकोलिसिस 10 एंजाइम्स कैटालाइज्ड रिएक्शन है, इसके 10 स्टेप्स हैं, ठीक है, जो ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है किसमें, पायरुवेट में, और उसके साथ क्या कहती है, एटीपी की प्रोडक्शन होती है साथ। और इसमें दो फेज हैं, एक प्रिपरेटरी फेज है, पे ऑफ फेज है, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट फेज को स्टार्ट करने के लिए एटीपी की ज़रूरत होती है, जिस तरह एटीपी की ज़रूरत होती है एटीपी आपको यूटिलाइज्ड होंगे। लास्ट जो 5 स्टेप्स हैं उसमें आपको एटीपी की क्या होगी, प्रोडक्शन होगी। आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट, इन दिस ऑक्सीडेटिव प्रोसेस 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड टू 2 मोल ऑफ पायरुवेट। अगर आपके पास 1 मोल ग्लूकोज है तो वो ऑक्सीडाइज होकर आपको 2 मोल ऑफ पायरुवेट प्रोवाइड करेगा, ठीक है।
एक मोल ऑफ ग्लूकोज प्रोवाइड 2 मोल ऑफ पायरोवेट। आ कहता है थर्ड पॉइंट, दिस मेजर पाथवे ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म अकर इन द साइटोसोल ऑफ ऑल सेल। अब देखिए वही पॉइंट आ गया कि सेल की स्पेसिफिक लोकेशन है, यानी कि साइटोसोल में जो सा आपका ग्लाइकोलाइसिस पाथवे होगा, ठीक है। अच्छा क्लास, अब आ जाते हैं आगे। फोर्थ पॉइंट, द दिस मेजर पाथवे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म अकर्स इन द साइटोसोल ऑफ ऑल सेल, ये हो गया पॉइंट। अच्छा फिफ्थ पॉइंट है आपका, दिस यूनिक पाथवे अकर्स एरोबिकली एज वेल एज एनारोबिकली, ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी और ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी, ये दोनों तरह से पाथवे होता है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस। अगर आता है इट इज सर इट ये आल्सो दोबारा इन बता दे ग्लाइकोलाइसिस का। ग्लाइकोलाइसिस का एक तो पॉइंट ये है कि कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे वो एक स्पेसिफिक लोकेशन में होगा, ठीक है, सेल की। तो जो आपको ग्लाइकोलाइसिस है वो आपके साइटोसोल में परफॉर्म किया होता है, रेगुलेट होता है। आगे दूसरा पॉइंट ये है कि ये पाथवे आपके दोनों कंडीशन में होता है, एरोबिकली भी और एनारोबिकली। एरोबिकली तो जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है, ठीक है, एनारोबिकली जिसमें मालिक्यूलर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती इस पाथवे में, ठीक है। दोनों तरह से पाथवे होता है, एरोबिकली जो सा पायरुवेट प्रोड्यूस है, एनारोबिकली लैक्टेज लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, रेगुलेट। अब पॉइंट आता है इट इज आल्सो इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टेट फ्रॉम द पायरुवेट, लैक्टेट से भी इसकी पायरुवेट की फॉर्मेशन है। और आगे स्टेप है द ग्लाइकोलाइटिक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन डिफर फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज ओनली इन मैकेनिज्म ऑफ इट्स रेगुलेशन। अब ये पॉइंट बड़ा अहम है, इसमें इसमें ये कहा गया कि उनकी स्पीशीज में रिएक्शन तकरीबन ग्लाइकोलाइटिक सीक्वेंस यही है, लेकिन उसका जो मैकेनिज्म है ना वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी कर सकता है, ठीक है। आ जाता है एंड इन द सब्सिक्वेंट मेटाबॉलिक फेट ऑफ द पायरुवेट फॉर्म, पायरुवेट ही फॉर्म्ड होना मेटाबॉलिक फेट में ग्लूकोज की जब ग्लाइकोलाइसिस, लेकिन वो सीपीच्यूज टू सीपीच्यूज के कुछ मैकेनिज्म में, कुछ केमिकल्स में, उसमें क्या रहता है, थोड़ा रिएक्शंस में क्या रहता है, डिफरेंस आ जाता है। और सेकंड स्टेप है इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म ग्लाइकोलाइसिस इज द प्रीलोड टू सिट्रिक एसिड साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन। प्रीलोड का मतलब यह है कि ये एक पॉइंट है, एक वे है, पूरा एक रास्ता है, ठीक है, प्रोवाइड करता है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद आपका क्रैश सिट्रिक एसिड साइकिल में चला जाना है, पायरुवेट से एसिटाइल को से दोबारा वो सिट्रिक एसिड साइकिल में चला जाएगा, और वहाँ से जो केमिकल्स प्रोड्यूस मालिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फर्दर चलेंगे आपको एटीपी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। लास्ट में देखें, ग्लाइकोलाइसिस इज द सेंट्रल पाथवे ऑफ ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म। ग्लाइकोलाइसिस एक मेन पाथवे है ग्लूकोज की, कोई भी जब जिस तरह ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी तो मेन जो आपका पाथवे चलेगा वो ग्लाइकोलाइसिस है। अच्छा क्लास, इस डायग्राम को देखें, ग्लूकोज इसमें बताया गया ग्लूकोज किस किस पाथवे के थ्रू और इसका क्या क्या फंक्शन है। फर्स्ट आप सबसे ऊपर देखें ग्लूकोज का सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पॉलीमर, ये स्ट्रक्चर भी बनाता है। प्लांट्स में आप जिसको देखें तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और आपकी सेल वाल जो पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है वो ग्लूकोज की सिंथेसिस की वजह से होती है। सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पॉलीमर, एक पॉलीमर की चेन बनती है ग्लूकोज की, ठीक है। और अगर अब ये इस पॉइंट में स्टोरेज के पॉइंट में आए तो ग्लूकोज जो आपकी मसल में आपकी बॉडी में स्टोर होती है वो आपकी ग्लाइकोजन, स्टार्च और सुक्रोज की फॉर्म में स्टोर होती है। अब थर्ड की तरफ आए, ऑक्सीडेशन विया पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। अब जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है उसमें क्या होता है, आपका राइबोस 5 फॉस्फेट आपको प्रोड्यूस होता है, और ये आपका जो राइबोस है आपके डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड वहाँ पे इसकी जरूरत होती है, ठीक है, तो यहाँ प्रोवाइड कर दिया जाता है। और लास्ट में देखिए ग्लूकोज का जो सिंपल सबसे ज़्यादा पाथवे डिस्कस हुआ है ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेशन या ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के जरिए किसमें कन्वर्ट होती है, पायरुवेट में। और मैंने आगे पहले आपको बताया कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट होती है 2 मोल ऑफ पायरुवेट्स आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। अच्छा ये 10 स्टेप्स हैं किस तरह से ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होती है, इसको हम लोग अभी जनरल से देख लेते हैं। उसके बाद एक एक स्टेप के ऊपर हम लोग जो है इसको इसको अच्छी तरह स्टडी करते हैं। फिर ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, जिसमें एंजाइम जो यूज होता है वो हेक्सोकाइनेज। और मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फेज क्या होता है, वो एटीपी आपको यूटिलाइज होती है आपकी, तो एटीपी यूटिलाइज हुई एक तो ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद फोस्फोहेक्सेज आइसोमरेज ने क्या किया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट कर दिया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब देखें
तकरीबन अगर इसका आप रिंग स्ट्रक्चर देखना तो सेम है तकरीबन, लेकिन ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगी, इसलिए जो एंजाइम है वो आइसोमरेज था, ठीक है। अब आ गए थे फ्रक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्ट होती है फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में। वो किस तरह वो एंजाइम यूज है, वो फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है, और एक और आपका एटीपी यूटिलाइज्ड होएगा, ठीक है। आगे फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट कन्वर्ट होती है डीहाइड्रोक्सीटोन 3 फॉस्फेट में और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ठीक है। और जो आपका ये ग्लिसरॉल 3 है फॉस्फेट है, ये कन्वर्ट होता है किसमें आगे 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। और इसमें आपका एक एनएडी यूज होता है, ठीक है, और एनएडीएच आपको प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट आपको कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। इसमें आगे एक आरटीपी आपकी क्या हुई है, प्रोड्यूस हुई है। फर्स्ट स्टेप्स में हम देखा था कि एटीपी यूटिलाइज, इसमें क्या एटीपी प्रोड्यूस हुई है, और ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में विद एंजाइम ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज में, म्यूटेज की मृत्यु में, ठीक है। उसके बाद 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा फोस्फोइनोल पायरोवेट में, और पायरोवेट फोस्फोइनोल पायरोवेट जब पायरोवेट में कन्वर्ट होगा तब भी एक एटीपी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। अच्छा, ये तो सिर्फ जनरल स्टेप्स मैंने बताया है, इसके बाद हम लोग इसको डिटेल में आगे एक एक स्टेप्स को देखते हैं, एक एक केमिकल रिएक्शन को देखेंगे डिटेल में। अच्छा, इसमें उसने कहा 2 फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस, उसने डिवाइड कर दिया फिर 2 फेज को, ठीक है। 2 फेज में ग्लाइकोलिसिस को, glycolysis lead to breakdown of 6 carbon glucose into 2 molecule of 3C pyruvate। अब 6 कार्बन का जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो कन्वर्ट होता है 3 कार्बन पायरुवेट में विद एंजाइम कैटालाइजेशन बीइंग बाइफurcated। इसका मतलब होता है कि डिवाइड कर देना, या उसको आप कह लो कैटेगराइज्ड इनटू 2 फेज में कर देता है, ठीक है। फर्स्ट फेज आपका कहता है प्रिपेरेटरी फेज है, सेकंड फेज जो आपका वो क्या है, पेओ फेज है, ठीक है। फर्स्ट फेज को हम कहेंगे प्रिपरेटरी फेज, और सेकंड फेज को कहेंगे पे ऑफ फेज। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि प्रिपरेटरी फेज क्या है। इट कंसिस्ट्स ऑफ 1 to 5 steps of first to 5 step of glycolysis in which the glucose enzymatically phosphorylated by ATP to yield fructose 1,6 बिस्फोस्फेट। यानी कि इसमें एक ATP जो है फोस्फोराइलेटेड होगी, यूज होगी, तो वो कन्वर्ट कर देगी फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट में। दिस फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट देन स्प्लिट इनटू हाफ टू यील्ड 2 मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन कंटेनिंग। दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे 3 कार्बन कंटेनिंग होंगे वो, उसमें से एक जो मॉलिक्यूल है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, दूसरा डीहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है। उसके बाद कहता है थस द फर्स्ट फेज रिजल्ट इन क्लेवेज ऑफ हेक्सोज चेन। उसका मेन जो फर्स्ट फेज का काम तो उसका था हेक्सोज चेन का कर देना, ब्रेक डाउन कर देना। दिस क्लीवेज यानी कि 6 कार्बन की एक 5 चरसों का कर देना, उसने ब्रेक डाउन कर दिया। दिस क्लीवेज रिक्वायर्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 एटीपी। अब इस जो 6 हेक्सोज चेन को ब्रेक डाउन करने के लिए उसने कहा कि आपको 2 एटीपी की इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, ठीक है, रिक्वायर्ड थी। क्यों? क्योंकि एक्टिवेट करना था ग्लूकोज मॉलिक्यूल का एंड प्रिपेयर इट फॉर इट्स क्लीवेज इनटू 3 कार्बन कंपाउंड्स। दो मॉलिक्यूल्स के 3 कार्बन कंपाउंड्स में उसको ब्रेक डाउन करने के लिए आपको 2 एटीपी की क्या है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ठीक है। इसमें देखें, इसमें इसमें यही था कि ग्लूकोज को फर्स्ट एटीपी प्रोवाइड की, तो वो ग्लूकोज 6 फार में कन्वर्ट होगी। उसके बाद फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के लिए भी एक एटीपी प्रोवाइड की गई, ठीक है। अब आए थे सेकंड फेज, कौन सा, पे ऑफ फेज। दिस फेज कॉन्स्टिट्यूट्स द लास्ट 5 रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस के जो लास्ट 5 रिएक्शन है उसको आप कहते हैं पे ऑफ फेज। इसमें क्या होगा, आपको एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी। This phase marks the release of ATP molecules during the conversion of glycerol 3 phosphate to 2 moles of pyruvate। 2 moles of pyruvate में कन्वर्ट होगी जब जैसे, तो ATP क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। Here are 4 moles of ADP are phosphorylated to ATP। ये 4 moles of ADP कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ATP में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। Although 4 moles of ATP are formed, the net result is the only 2 mole of ATP per mole of glucose oxidized। यानी कि एक ग्लूकोज में एक एक मोल ऑफ ग्लूकोज में आपको 2 मोल्स ऑफ एटीपी पर ऑक्सीडाइज्ड होंगे, और सिंस 2 मोल्स ऑफ एटीपी आर यूटिलाइज्ड इन फेज 1। और जो 2 मोल्स ऑफ एटीपी आपके यूटिलाइज हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे इन फेज 1 में। तो ये आप जनरल 5 स्टेप्स देखें, ठीक है। इसमें देखें कि सर जी इसकी समझ नहीं आई। किसकी, प्रिपरेटरी फेज की या पे ऑफ फेज की। पे ऑफ फेज में उसने कहा है कि सही लास्ट, ओके सर।
अच्छा, पे ऑफ फेज में कहता है, इस फेज में होता है आपके लास्ट 5 रिएक्शंस को उसने क्या किया, पे ऑफ फेज। इसको पे ऑफ इसलिए किया गया कि फर्स्ट जो फेज था आपका, ये टोटल 10 स्टेप्स रिएक्शंस पे ये मुश्तमिल है आपका ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। फर्स्ट 5 फेज को उसने प्रिपरेटरी कह दिया, जिसमें उसने बताया कि आपके दो जो एटीपी मालिक्यूल्स है ना, वो यूटिलाइज हुए थे आपको, यानी कि ग्लूकोज को स्टार्ट करने के लिए ग्लूकोज जो हेक्सोज की 6 मालिक्यूल्स की चेन है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए आपके 2 एटीपीज पे यूज हो गए। अब पेओ फेज में रहता है कि वो कन्वर्ट तो कर देता है इसको ग्लिसराइड फॉस्फेट में, ठीक है, तो ग्लिसराइड 3 फॉस्फेट में। अब ग्लिसराइड 3 फॉस्फेट से पायरोवेट तक आते हुए 5 स्टेप्स हैं रिएक्शंस के, ये देखें आप इसमें, ये 5 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इस 5 स्टेप्स में क्या होगा, आपकी एटीपी प्रोड्यूस होगी। वो किस तरह से, 4 मोल्स ऑफ एटीपी है ना, वो फॉस्फोराइलेटेड होगा, आपको एटीपी प्रोवाइड कर देंगे, यानी कि 4 मोल्स ऑफ एटीपी आपको मिल जाएगी 5 स्टेप्स रिएक्शन में, जो पे ऑफ के लास्ट 5 रिएक्शन है, ठीक है। उसमें उसने ये कहा है कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होता है तो 2 मोल आपके एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और 2 मोल ऑफ एटीपी आपके क्या होते हैं, यूटिलाइज होते हैं, यूज होती हैं फर्स्ट में, प्रीपेरेटरी फेज में, यानी कि इस ग्लाइकोलाइसिस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। ये वो 5 स्टेप रिएक्शन है। इसमें देखें कि एक एडीपी आप कन्वर्ट होती है एटीपी में, यहाँ पे आपको एक एनर्जी मिली, उसके बाद एक लास्ट जब फोस्फोनॉल पायरोवेट कन्वर्ट होता है एडीपी में टू एटीपी में, तब आपको क्या होती है, एटीपी मिलती है। अच्छा अभी तो जोन्स है ना, ये भी जनरल चल रहा है, 2 फेज बताए, अभी इसकी स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन हर स्टेप की मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ सर जी, जी जी। आपने स्टार्ट में बताया कि ये कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म हम लोग कर रहे हैं, हाँ जी टॉपिक जी। का नेम। जी जी। तो आपने फर्स्ट पे ग्लाइकोलाइसिस लिखा हुआ है। फर्स्ट पे ग्लाइकोलाइसिस, अब मैं आपको बताऊँ, ये ग्लाइकोलाइसिस जो से कार्बोहाइड्रेट्स में आता है, प्रोटीन में आता है, कौन से मैक्रोमोलेक्यूल्स में आती है ये मेटाबॉलिक पाथवे जो सा है, ये किस में आता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट की में आएगा। मेटाबॉलिज्म में ही आता है ये हम लोग को प्रोटियोलाइसिस या लिपोलाइसिस नहीं पढ़े हम लोग, अच्छा ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि जी, कार्बोहाइड्रेट्स के ये हम मेटाबॉलिज्म पढ़े लिखा हैं, रहे हैं सर। ठीक है। मेटाबॉलिज्म मैंने इसलिए दोबारा ये ऐड किया था, ये वाली डायग्राम। इस डायग्राम में तो मेटाबॉलिक पाथवे दो तरह का होता है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। अभी जो हम लोग ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे पा रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म में आता है कैटाबॉलिक पाथवे, यहाँ जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है, ठीक है ना। आगे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ेंगे, वो एनाबॉलिक पाथवे में आएगी, कि किस तरह से आपकी ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा आपकी ग्लूकोज आप इनटेक करें तो किस तरह आपकी बॉडी में स्टोर हो रही है, ठीक है। ग्लाइकोजन वगैरह हम लोग उसमें रीड करेंगे, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म ही आई है। मेटाबॉलिज्म एक जनरल लफ्ज है, आगे इसकी पाथवे हैं, कैटाबॉलिक पाथवेज भी हैं और एनाबॉलिक पाथवेज भी हैं, ठीक है। ये प्रोटीन वगैरह की नहीं मेटाबॉलिज्म, ये कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म ही है, ठीक है। अच्छा आगे आते हैं स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ये एक एक स्टेप्स को हम देखेंगे किस तरह उसकी डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। फर्स्ट आप लोगों को सिर्फ जनरल साइड डायग्राम चाहिए कि ये एक ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, और ऑलरेडी भी आप लोगों ने पिछली लेसन में रीड किया हुआ है। अब हम उसमें एक एक स्टेप को जो उसके ना डिटेल में देखते हैं। फोस्फोराइलेशन, फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, फोस्फोराइलेशन। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होना और एक फॉस्फेट ग्रुप का अटैच हो जाना ग्लूकोज के साथ, तो उस प्रोसेस हम कहते हैं फोस्फोराइलेशन। और एंजाइम्स की चैप्टर में मैंने आपको फोस्फोरेशन, फोस्फाटेज और ये सारा कुछ मैंने तब आपको बताया था, लास्ट मैक्रोमोलेक्यूल्स की हम लोग स्टडी की थी। अच्छा, ग्लूकोज इज फोस्फोराइलेटेड बाय एटीपी टू फॉर्म द शुगर फॉस्फेट, एक शुगर फॉस्फेट बना देगी, फॉस्फेट ग्रुप उसमें अटैच हो जाएगा, देखें, ठीक है। एटीपी कन्वर्ट हो रहा है एटीपी में, एडिनिन ट्राइफॉस्फेट है तो वो करना एडिनिन डाइफॉस्फेट, तो एक एटीपी प्रोवाइड कर देगा ग्लूकोज को, वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉर्म में इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम, ठीक है। दिस इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। अक्सर जब दो एरो बने तो इसका मतलब होता है रिवर्सिबल है, तो इसका मतलब है ये रिएक्शन दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक है। इज कैटलाइज्ड बाय हेक्सोकाइनेज, thus the reaction can be represented as flow। ये देखिए इस तरह से रिएक्शन है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फास्ट में, यानी कि ये क्या हो रही है, फोस्फोराइलेशन। अक्सर आपको अब याद होना चाहिए, आपको अब इसका पता लग जाएगा कि ग्लूकोज एक मालिक्यूल है ग्लूकोज, जब उसमें कोई फास्फेट ग्रुप अटैच हो गया और एक एटीपी यूज हुई, वो कन्वर्ट हो गया एटीपी में, तो मतलब वहाँ पे फोस्फोराइलेशन हुई है, ठीक है। अब दूसरे स्टेप को हम लोग कहते हैं आइसोमराइजेशन। ये हम लोग प्रिपरेटरी फेज के जो फर्स्ट 5 स्टेप्स हैं वो रीड कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप को आप लोग ये कहते हैं आइसोमराइजेशन है, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हो जाता है
फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। अब फ्रक्टोज और ग्लूकोज में कोई इतना फर्क नहीं, मेन सिर्फ एक स्ट्रक्चर का और थोड़ा सा मालिक्यूल्स केमिकल का थोड़ा ऊपर में स्ट्रक्चर्स में देखना फर्क है, तकरीबन वही शेप रहती है, ठीक है। इट इज अ रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, फर्स्ट जो सा था वो इरिवर्सिबल था, ये आपका क्या है, ये रिवर्सिबल है, ठीक है। इट इज अ रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन टू फॉर्मिंग अ कीटोज फ्रॉम द एल्डोज। अब जो कार्बन 1 और कार्बन 2 आपको जो एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है आपको ग्लूकोज में, वो कन्वर्ट होता है किसमें, कीटोज ग्रुप में, यानी कि उसको कन्वर्ट करता है फ्रुक्टोज में, ठीक है। थस आइसोमराइजेशन ऑफ एल्डोज ग्लूकोज 6 फास्फेट गिव्स द कीटोज फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट इसमें कन्वर्ट हो गया फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में, और ये दो जो एरो हैं ये आपको शो करना है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, यानी कि दोबारा फ्रुक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हो सकता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। अच्छा, ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हुआ है जब ये फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में, तो जो एंजाइम यूज हुआ है उसको कहते हैं फोस्फोग्लूको आइसोमरेज। ऐसा मोस्ट ऑफ आप देखें जब किसी सेम स्ट्रक्चर होगा लेकिन उसमें थोड़ी सी कार्बन 1 या कार्बन 2 पे तो थोड़ी चेंजिंग उनके एल्डिहाइड ग्रुप की जगह कीटोज ग्रुप फॉर्म्ड हो जाए, तो उसमें जो एंजाइम यूज होते हैं वो होते हैं आइसोमरेज, ठीक है। आइसोमरेज, इसलिए जो एंजाइम यूज हुआ है उसको कहते हैं फोस्फोग्लूको आइसोमरेज। सिर्फ उसने एक स्ट्रक्चर चेंज किया, मेन उसमें कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं आई, ठीक है। अच्छा क्लास, नेक्स्ट स्टेप 3 की तरफ जाती हैं। स्टेप 3 को हम लोग दोबारा कहते हैं फोस्फोराइलेशन ही कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेप को भी आपके फोस्फोराइलेशन कहा जाएगा, सेकंड स्टेप को आइसोमराइजेशन, और थर्ड स्टेप को भी फोस्फोराइलेशन। इसमें देखें क्या होता है कि फ्रक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में। इसमें दो फॉस्फेट के ग्रुप आपके अटैच्ड हो गए हैं, ठीक है। फ्रक्टोज, एक तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट था, दूसरा एक 1,6 बिस, यानी कि दो जगह पे आपका क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि फॉस्फेट ग्रुप जब अटैच होता है मालूम से, तो उसको कहते हैं फोस्फोराइलेशन। Here the fructose 6 phosphate is phosphorylated by the ATP to fructose 1,6 बिस्फॉस्फेट, यानी कि एडिन ट्राइफॉस्फेट ब्रेकडाउन हो गया एडिन डाइफॉस्फेट में, और एक फॉस्फेट प्रोवाइड कर दिया। अच्छा, और ये भी क्या है, दिस इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिवर्स रिएक्शन नहीं हो सकता। सिर्फ सेकंड स्टेप का आपको रिएक्शन रिवर्सिबल है, इसमें आइसोमराइजेशन, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड में क्या है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है एंड इज कैटालाइज्ड बाय फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम। और ये कौन सा एंजाइम यूज होता है, फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम। अच्छा, फोर्थ स्टेप पे आते हैं आपके, क्या है, ब्रेक डाउन। दिस 6 कार्बन शुगर इज क्लीव टू प्रोड्यूस 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। दो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा, और हर एक मॉलिक्यूल जो सा होगा वो 3 कार्बन, यानी कि दो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा, ग्लिसराइड 3 फास्फेट, डिहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फास्फेट। अब ये दोनों दो मॉलिक्यूल्स है लेकिन ये 3 कार्बन पे मुश्तमिल है, ये भी 3 कार्बन पे मुश्तमिल है, और डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट भी क्या है, 3 कार्बन पे मुश्तमिल है, ठीक है। दिस 6 कार्बन इज क्लीव टू प्रोड्यूस 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट है ग्लिसरॉल 3 फास्फेट और सेकंड आपका डिहाइड्रोएक्सीटोन फास्फेट। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एल्डोलेज। इधर जो एंजाइम यूज है वो एल्डोलेज है, और ये भी क्या है, इरिवर्सिबल है। लेकिन जो ये आप देख रहे हैं ग्लिसराइड 3 फास्फेट के और डिहाइड्रोएक्सीटोन फास्फेट में एक आइसोमरेज एंजाइम यूज हुआ है, ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज। अगर ये एंजाइम, ये जो एंजाइम है ये आपस में क्या है, दोनों रिवर्सिबल हैं, जबकि फ्रुक्टोज 1,6 फास्फेट से ये दोनों मॉलिक्यूल्स बना क्या है, इरिवर्सिबल है, ठीक है। ये हो गया ब्रेकडाउन स्टेप। अब 5 स्टेप पे आए थे, यहाँ क्या है, आइसोमराइजेशन का स्टेप, जो सा उसने आपस में कन्वर्टिंग वाला दिखाया है, इसमें देखने जरा माउस के प्रिकर्सर से, ये वाला ग्लिसराइड 3 फास्फेट वाला और डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट को उसने दिखाया आइसोमराइजेशन 5 स्टेप में। क्या, डिहाइड्रोएक्सीटोन फास्फेट is oxidized to form glyceraldehyde 3 phosphate. This reaction is catalyzed by triose phosphate isomerase enzyme, ठीक है। आइसोमरेज एंजाइम्स के इन कैटरेक्शन परफॉर्म होगा, ग्लिसराइड 3 फास्फेट कन्वर्ट हो सकता है डिहाइड्रोएक्सीटोन फास्फेट में, और डिहाइड्रोएक्सीटोन फास्फेट कन्वर्ट हो सकता है ग्लिसराइड 3 फास्फेट में, यानी कि ये रिएक्शन कौन सा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब स्टेप 6 पे आइए, ये पे ऑफ के स्टेप्स हैं जिसमें आपको एटीपी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसराइड 3 फास्फेट आर ऑक्सीडाइज, दो मॉलिक्यूल्स के जो होंगे 3 ग्लिसराइड 3 फास्फेट के ऑक्सीडाइज होंगे। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इसमें यूज होगा, ठीक है।
वो कन्वर्ट कर देगा ग्लिसराइड 3 फॉस्फेट को इनटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। 1,3 बिस बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होकर एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड आपको ज्वाइन करेगा एक ऑर्थोफॉस्फेट होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा एसाइल फॉस्फो प्रोडक्ट में, ठीक है। इसको कहते हैं एसाइल फॉस्फो प्रोडक्ट। अब रिजल्ट रिएक्शन देखें से क्या होगा, ग्लिसराइड 3 फास्फेट कन्वर्ट होता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में, इसमें एक NAD यूज होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 NADH में, ठीक है। और प्लस से एक आपका फॉस्फेट ग्रुप मजीद अटैच्ड होगा NAD के साथ, प्लस 2 फॉस्फेट आपको क्या होगा मजीद अटैच हुए, तो वो होगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। और जो एंजाइम इधर यूज है वो है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजीनेस। अब स्टेप 7 पे चलेंगे, ट्रांसफर ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप दैट वाज जनरेटेड अर्ली टू ADP फॉर्म ATP। अब ADP से क्या हो जाएगा, एक ATP प्रोड्यूस हो गए। दिस फॉस्फोराइलेशन एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू द ADP टू गिव ATP इज टर्म एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये क्या, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जिसमें ADP जो कन्वर्ट होती है ATP में, उसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। एज अ फॉस्फेट डोनर इज द सबस्ट्रेट, और इसमें एक फॉस्फेट प्रोवाइड की जाएगी 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें 3 फॉस्फोग्लिसरेट के मालिक्यूल में, यानी कि एक फॉस्फेट क्या होगी रिमूव हो जाएगी, वो एक ADP मालिक्यूल के साथ अटैच होकर उसको कन्वर्ट कर देगी ATP में, ठीक है। इस रिएक्शन में देखें 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है, 2 ADP के मालिक्यूल से थे, उसके साथ 2 फॉस्फेट उसको प्रोवाइड करेगी, तो वो उसने क्या प्रोड्यूस कर दी 2 ATPs, ठीक है। और जो एंजाइम इधर यूज है वो फॉस्फोग्लिसराइड काइनेज है, ठीक है। और ये फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, ठीक है। लास्ट पे जो आपको प्रोड्यूस होगा वो 3 फॉस्फोग्लिसरीन, यानी कि एक फॉस्फेट रिमूव कर दीजिए। अब स्टेप 8 क्या है, द रिमेनिंग फॉस्फेट एस्टर लिंकेज इन 3 फॉस्फोग्लिसरेट इज मूव्ड फ्रॉम 3 कार्बन से 2 कार्बन की तरफ मूव करेगा, यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट है तो वो कन्वर्ट हो जाएगी 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। बिकॉज ऑफ रियलिटी लो फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म द 2 फॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि लो लेवल एनर्जी का जो हाइड्रोलिसिस हो जाएगी उसमें कन्वर्ट हो जाएगी 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगी 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। और जो एंजाइम यूज होगा वो होगा फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, ठीक है। अब 9 स्टेप पे आए थे डिहाइड्रेशन ऑफ 2 फॉस्फोग्लिसराइड। तो इसमें क्या होगा, दिस इज सेकंड रिएक्शन इन ग्लाइकोलाइसिस वेयर अ हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड इज फॉर्म। एक तो वो 6 स्टेप था, 7 स्टेप था, जिसमें हाई एनर्जी ATP अटैच्ड प्रोड्यूस हुई थी ADP के थ्रू। ये भी एक हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें ATP प्रोड्यूस होगी किस तरह, द 2 फॉस्फोग्लिसराइड इज डिहाइड्रेटेड बाय द रिएक्शन ऑफ इनालोज या फॉस्फोइनोल पाइरोवेट एंजाइम के थ्रू, ठीक है। दिस कंपाउंड इज फॉस्फेट एस्टर ऑफ द इनोल टॉटोमरो पाइरोवेट। दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन। ये जो आपका रिएक्शन है ना, इस डायग्राम देखें, ये रिवर्सिबल है, यानी कि 2 फॉस्फोग्लिसरेट से क्या हो सकता है, आपका फॉस्फोइनोल पाइरोवेट भी प्रोड्यूस होता है और एक आपका वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज होगा। अब लास्ट स्टेप कौन सा, ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम फॉस्फोइनोल पाइरोवेट से टू ADP प्रोवाइड होगा, तो वहां से क्या होगी ATP आपकी प्रोड्यूस होगी। दिस लास्ट is the irreversible transfer of high energy phosphoryl group फॉर्म। इसमें क्या होगा, आपका पायरुवेट जब प्रोड्यूस होगा तो हाई एनर्जी जो आपको पड़ेगी, यानी कि ADP के साथ एक फॉस्फो ग्रुप अटैच होगा तो उसको कन्वर्ट हो जाएगी ATP में। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय पायरुवेट काइनेज एंजाइम्स में यूज होगा। दिस इज द सेकंड सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन reaction in glycolysis which yield ATP. This is a non-oxidative phosphorylation reaction. ये क्या है रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये है नॉन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। इस डायग्राम में देखें, फॉस्फोइनोल पाइरोवेट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, पाइरोवेट में। जिस तरह फॉस्फोइनोल पाइरोवेट में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरोवेट काइनेज, तो आपका जो ADP जोन्स है उसके साथ 2 ADP इस्तेमाल के साथ 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच होंगे, तो 2 ATPs आपकी क्या होंगी, रिड्यूस होंगे।